This conference will now be recorded. तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 20वां अध्याय नस्य विधि अध्याय उसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो विशेषतः नासा ही शिरसोद्वारम, इस श्लोकार्ध से ही हमें पता चलता है कि अगर शिरोगत या जहां पे शिरमूल है वहां अगर कोई व्याधि है या व्याधि का मूल स्थान वहां पे है तो उसको क्योर करने के लिए, उसकी चिकित्सा करने के लिए हमें एकमात्र मार्ग है, वह है नासा। तो शब्दशः अगर बताया जाए तो नासा या नाक जो है वो शिर का द्वार, दरवाजा, डोर है। तो फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए यानी स्थानिक चिकित्सा के लिए एवं सार्वदेहिक चिकित्सा के लिए भी यह बहुत ही उपयुक्त ऐसी विधि है। तो इसलिए वाग्भटाचार्य जी ने वमन, विरेचन, बस्ती, उसके बाद नस्य का क्रम आता है। तो उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम श्लोक में जाने से पहले देखते हैं स्क्रीन शेयर करके। तो यहाँ सबसे जरूरी है पहले हम नाक की रचना या नासा की जो रचना है उसके बारे में विचार करें। तो नाक ही सिर की तरफ जाने वाला एक द्वार है। इस तरफ हमें तो ब्रेन को जो भी हमें न्यूरोपेप्टाइड्स आज की भाषा में कहे अगर आपको भेजने हैं तो ब्रेन सबसे अच्छा रूट है। और उसके लिए जो विविध इंस्ट्रूमेंट यूज की जाती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उसकी एनाटॉमी पहले हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कि फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का, मैक्सिलरी साइनस, ऐसी साइनसेस वहां पे है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा और डिटेल देखें तो मैक्सिलरी साइनस, और इस प्रकार से ये पूरा एरिया एनाटॉमिकली रचनात्मक दृष्टि से हमें देखना जरूरी है। क्योंकि हम नाक में औषधि प्रविष्ट करेंगे, जैसे मैं अभी कर्सर हिला रहा हूं, तो ये सारे एरिया वो कवर करेगा। पहले मैक्सिलरी साइनस कवर करेगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो इथमॉइड साइनस की तरफ जाएगा और फिर फ्रंटल साइनस की तरफ। ये ध्यान में आप रखना है। तो अभी ये थोड़ा सा सेक्शन है, उसको आप अच्छे से ध्यान में ले। तो ये थोड़ा सा उल्टा मैं कर लेता हूँ, आपने सीधा देख लिया तो अभी इसको उल्टा करता हूँ। तो नस्य की पोजीशन में मेडिसिन जो जाएगी तो यहाँ पे जाएगी और यहाँ से होते हुए वो साइनसेस की तरफ जाएगी और सीधे आएगी, वो आएगी यहाँ पे जो ऑल फैक्ट्री नर्व्स रहते हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो ये भी एक सप्तपद की दृष्टि से ये चित्र हमने लिया है इंटरनेट के ऊपर से। तो ये नेजल पैसेज है, मेडिसिन यहाँ से ऊपर से होते हुए ऐसे नीचे जाएगी। फिर यहाँ एडेनॉइड्स है, ठीक है, यहाँ पे वो आएगा बिल्कुल सप्तपद जिसे कहते हैं, दो कान, दो आंखें, नासा के दो द्वार, ठीक है, और मुंह। इस तरीके से वो सप्तपद यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो इससे संबंधित, सप्तपद से संबंधित जो भी व्याधियां है, और ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ ऊपर रहेगा, उसकी भी मैं आपको रचना दिखा दूं। देखिए यहाँ पे तो ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन आपको दिख रही है, यहाँ से वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स रहती है। और वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है, यहाँ पे भी उसका और डिटेल देखेंगे तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स को वो टच करेगा। तो क्रिब्रिफॉर्म इथमॉइड बोन से जो ये नीचे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आते हैं तो वो एब्जॉर्ब करेंगे कुछ मेडिसिन और वहां से वो ऑल फैक्ट्री ट्यूबरकल या उस तरफ जाएगा। और ये हो गए ऑल फैक्ट्री पाथवे। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आगे जो भी हम वाग्भटाचार्य चीजें बताएंगे उसको विस्तार से किस तरह वह उपयुक्त रहता है, उपयुक्तता है उसकी, तो वो समझने के लिए पहले इस
इस सभी एनाटॉमी में तो आज डिटेल आपको नहीं डिस्क्राइब कर सकता, लेकिन इन सब का विचार करना हमने जरूरी है। मुझे और एक आपको चित्र दिखाना था, उसको मैं दिखा दूं और फिर आगे हम जाएंगे। तो ये चित्र देखिए, पहले से मैंने उल्टा कर रखा था। तो यहाँ पे येलो जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन से आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इस एनाटॉमी को आप समझ लीजिए और फिर हम दूसरे बिंदुओं की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सभी चीजें उसमें सूत्रवत रूप से बताई है, इसलिए। तो इसमें चिकित्सा भी है, इसमें सिद्धांत भी है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अष्टांग हृदय कार्य जी जो है वो अपने को पूरा चिकित्सक कैसे ये बनेगा अध्ययन करता, उस दृष्टि से ध्यान देते हैं। इसलिए उन्होंने चिकित्सा की भी जो बातें हैं वो उसमें निहित कर दिए हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं अभी जो अपना अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20वां अध्याय है उसकी तरफ। ठीक है, तो आपकी अगर कुछ शंकाएं आती हैं तो कृपया आप उसको जरूर चैट बॉक्स में लिखिए, या हमारा सेशन खत्म होने के बाद उसकी हम मौखिक की चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 20 नस्य विधि अध्याय। ओके, तो इसके सारे डिटेल्स अभी हम देखेंगे और होपफुली एक सेशन में हमारा ये अध्याय जो है ये पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, और इसलिए थोड़ा उसको संक्षेपतः देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पंचकर्मों में हमने देखा कि वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती, ठीक है, और नस्य विधि, ऐसी 5 गणना कर्मों की है किसमें? हमारे चरकाचार्य जी। उन्होंने रक्त मोक्षण का उसमें समावेश नहीं किया, लेकिन नस्य का जरूर किया है। ठीक है, इसलिए यह भी महत्व उसका प्रतिपादित करता है। आगे जाएंगे, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि रक्त मोक्षण जो है वो बाद में अष्टांग हृदय कारणी या सुश्रुताचार्य जी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, तो वो गलत है। कहने का तात्पर्य नस्य की महत्ता बताने के लिए मैं आपको ये सिर्फ उद्धृत किया। ये श्लोक बता रहा है ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषात नस्यम इष्यते नासा ही शिरसोद्वारम तेन तद व्याप्य हंतिता। अभी ये समझ लीजिए आप कि जत्रु अस्थि के ऊर्ध्व, जत्रु अस्थि यानी सिंपल कॉलर बोन यानी क्लैविकल बोन्स, उसके ऊपरी भाग यानी गर्दन से लेकर सर तक, इन एरिया के या इस प्रदेश के जो भी रोग है उसमें विशेषतः नस्य कर्म जो है वो लाभदायक रहता है। और क्योंकि रीजन बताया है यहाँ पे, इष्यते यानी उसको प्रशस्त है, नासा ही शिरोसोद्वारम, क्योंकि नासा जो है, नासिका छिद्र जो है वो शिर प्रदेश का द्वार या दरवाजा है। अतः इस द्वार से दी गई जो विधि है यानी नस्य है, वो भीतरी अवयवों में तद व्याप्य, भीतरी अवयवों को व्याप्त करके हंतिता, उस उन अवयवों के जो होने वाले विकार है उनका हंति यानी विनाश करता है, ऐसे बताया। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य जगह पे भी अभी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 20वां अध्याय हम आज देख रहे हैं, लेकिन नस्य का समग्र हमें ज्ञान हो चिकित्सक की दृष्टि से, अध्ययनकर्ता की दृष्टि से, संशोधनकर्ता की दृष्टि से, तो हमें चरक सिद्धि स्थान 1, 2 और 9 को भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ सुश्रुत चिकित्सा का 40वां अध्याय देखना चाहिए और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का 29वां अध्याय। तो एक दो रेफरेंस जो अष्टांग संग्रह के हैं वो आज हम लेने वाले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि और भी ग्रंथों का अध्ययन समग्र ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अर्थात वाग्भटाचार्य जी ने कम बताया है ऐसी बात नहीं है, फिर भी अगर आपको डीप और थोड़ी स्टडी करनी है तो यह निश्चित ही आवश्यक है। तदनंतर जो श्लोक आता है वो हमें नस्य के 3 प्रकार बताता है, विरेचनम बृहनम च शमनम च त्रिधा अपि तत्। विरेचन, बृहन और शमन। विरेचन इसका अर्थ आगे भी उन्होंने दिया है, फिर भी हम संक्षेपतः देखेंगे
विरेचन नस्य यानी जो सिर में स्थित कफ इत्यादि दोष है वो नासिका छिद्रों से बाहर निकालता है। तो मलरेचनात्वा ऐसे ही विरेचन की परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे शिरस्थित ये दोष वो बाहर निकालेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि वमन को भी विरेचन यह संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये शोधन प्रकार का एक विशिष्ट नस्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको दोषों को बाहर निकालेगा तो उसको विरेचन नस्य कहा गया। दूसरा है बृहन नस्य, जो शिर प्रदेश में स्थित समस्त अवयवों का पोषण नरिशमेंट करने वाला है, बृहन करने वाला है, तो उसको बृहन कहा जाता है। ये विशेषतः वात प्रकोप अधिक रहेगा तब बृहन नस्य का प्रयोग किया जाएगा, यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। तीसरा प्रकार है शमन नस्य, तो जो दोषों का शमन करता है वहीं पे उसको शांत करेगा। तो उस स्थिति में शमन या शांति के लिए दोषों को शमन नस्य का प्रयोग किया जाता है। होपफुली हम जो अभी कुछ, अगर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो कृपया मुझे चैट बॉक्स में लिखे या फोन भी कर सकते हैं ताकि तुरंत हम उसको दुरुस्त कर दें। अभी अगला जो श्लोक है वो इन जो नस्य त्रिविध प्रकार है, विरेचन, बृहन और शमन, उनके डिटेल्स बताने वाले श्लोक है आगे के 3 जो है। तो सबसे पहले विरेचन। विरेचन जो है, विरेचनम शिरशूल, इस श्लोक में विरेचन नस्य कहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है, या एक सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे इंडिकेशंस फॉर विरेचन नस्य, किन व्याधियों में वो उपयुक्त है। तो शिरशूल, बुद्धि, मन, नासिका इत्यादि की अगर जड़ता है, जाड्य यह शब्द प्रयोग श्लोक में आया है, तो उसका अर्थ है, जाड्य का अर्थ है अकर्मण्यता, या उसका कर्म उस इंद्रिय का वो ठीक से अगर नहीं कर रहा है तो, जैसा अपेक्षित है नैसर्गिक रीत्या। अभिष्छंद नामक जो नेत्र रोग है उसमें, गल के विभिन्न रोगों में, अभी गल रोग क्या है, तो जैसे गलशोथ है, स्वर भेद है इत्यादि। सूजन में, शोफ यानी सूजन, ईडिमा, गंड यानी गलगंड, जिनमें ग्रंथियां बढ़ती है खास करके गाल या अपने गर्दन के तरफ की। कृमि रोग, कफज ग्रंथि रोग, कुष्ठ रोग, त्वचा विकार यानी अपस्मार रोग। अपस्मार यह एक मानसिक व्याधि है। मानस विकार में आयुर्वेद में प्राधान्यतः उन्माद और अपस्मार, इन 2 चीजों की वर्णन की है, 2 व्याधियों का। अपस्मार उसमें से जो है, उसमें स्मृति जो है रुग्ण की वो कम हो जाती है या नाश हो जाती है। और पीनस यानी क्रॉनिक रेनाइटिस, या उसको हम पुरानी सर्दी कह सकते हैं। तो यह हो गए विरेचन नस्य किन स्थितियों में प्रयुक्त किया उसका वर्णन। आगे बताया है बृहन नस्य का उपयोग। अभी ग्रंथ में जो क्रमशः बताया है वो पहले बृहन नस्य है, इसलिए हम बृहन नस्य पहले लेंगे। तो बृहन नस्य कैसे उपयुक्त किया जाता है, तो बृहनम वातजे शूले इत्यादि। तो विशेषतः वातजनित शूल, सूर्यावर्त नामक शिरशूल ही है एक प्रकार का, यानी जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे वैसे शिरशूल यानी जो सर का दर्द है वो बढ़ते जाता है, और शाम को फिर सूरज नीचे जाता है पश्चिम की तरफ, तो वैसे ही उसका जो सर दर्द है वो कम होता जाता है। तो सूरज जैसे आगे बढ़ता है वैसे वो बढ़ने वाला पित्त प्रधान ऐसा हुआ व्याधि विशेष लक्षण बताया है, उसको सूर्यावर्त कहते हैं। सर दर्द का प्रकार है या शिरोरोग है। स्वरक्षय, जिसका स्वर बिल्कुल ही कम हो गया है, नासिका शोथ, मुख शोथ, वाणी में रुकावट, और सबसे पहली बात जो है वो कृच्छ्र बोधे, ऐसा बताए। यानी कृच्छ्र बोधे, इसका मतलब हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले कि अगर आईज जो है ओपनिंग करने में उसको कुछ तकलीफ होती है या बहुत देरी से खुलती है, तो इस नामक कृच्छ्र बोधे का अर्थ लिया है। और अवबाहु के, अवबाहु का सिंपल यहाँ पे दिया है डिफिकल्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ द आर्म, ये सही बात है, लेकिन इसको फ्रोजन शोल्डर जैसा भी हम ले सकते हैं। तो ये हो गया अवबाहु या अपबाह। उसके बाद में बृहन नस्य जो है, बृहनम धन्व मांसोत्थ,
अभी ये जो चीजें बताइए थोड़ा सा व्यवच्छेद करके उसको क्या क्या यूज कर किया जा सकता है इस हिसाब से बताएं। बृहन नस्य के बाद आता है शमन नस्य, ग्रंथ की पद्धति से हम इसको लेंगे। शमन नस्य में शमनम नीलिका व्यंग केश दोषाक्षी राजुषु, विशेषतः नीलिका, इसका नीलिका का मतलब जो है वो शरीर के ऊपर खास करके चेहरे पे किसी किन्हीं रुग्णों में दिखाई देता है तो ब्लू पैचेस दिखाई देते हैं या हरे रंग के पैचेस दिखाई देते हैं, ये क्षुद्र रोग विशेष है। व्यंग, व्यंग क्या है तो बटरफ्लाई पैचेस खास करके जो स्त्रियों में या पुरुषों में भी आते हैं तो नाक के ऊपर थोड़ा सा और नाक की दोनों तरफ सिमिलर पैटर्न में बटरफ्लाई जैसा वो दिखता है तो उसको व्यंग, यानी वो दाग है चेहरे के ऊपर खासकर होने वाले, इसको व्यंग कहा है। बालों का अकाल में पकना या झड़ना, दोनों चीजें हैं, केस पांडरे होने यानी बालों का सफेद होना और बाल झड़ना, ये दोनों में केश दोष ऐसे का इकट्ठा बताया है। और अक्षिराजिशु, ये जो बताया है विशेषतः आंखों में रेखा के आकार का सीरा उभर जाना या सीरा उनका उभर जाना, यानी आंख में अपना जो व्हाइट स्क्लेरा रहता है उसमें ज्यादा कर ऐसे लाल रेशाएं यानी उसमें ज्यादा क्या बोल सकते हैं अपन पित्त दोष प्रधान ऐसे उसमें स्थिति रहती है। तो ये हो गए शमन नस्य, ठीक है। तो इसके वर्णन करते हुए आगे बताया है यथास्वम यौगिक, ग्रंथ में यथास्वम यौगिक इस पद्धति से अभी विरेचन नस्य में क्या प्रयोग करना चाहिए, पहला जो प्रकार बताया है वह यहाँ पे बताया। तो विरेचन नस्य के लिए खास करके सरसों आदि का तेल या स्नेह या सिद्ध किया हुआ स्नेह और उसके द्वारा मधु, लवण, आसव इत्यादि का संयोग इसके साथ विरेचन नस्य किया जाता है। अगर आप सिंपल वचा तेल भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक नेचर का तेल है, उससे भी शोधन नस्य आप करवा सकते हैं। उसके बाद आता है बृहन नस्य। तो बृहन नस्य के बारे में बृहनम धन्व मांसोत्थ रसाश्रुक पुरैरपि, इस प्रकार से विशेषतः बृहन नस्य के लिए धन्व यानी जांगल देश के पशु पक्षियों का मांसरस, उनके रक्त से अथवा राल अथवा गुगुल इत्यादि द्रव्यों से जो सिद्ध किया हुआ औषधि तेल रहेगा उसको बृहन नस्य कहा है। आगे शमन नस्य के भी द्रव्य बताए हैं। शमनम योजयेत पूर्वैहि क्षीरेण सलिलेन वा, इस श्लोक से पता चलता है कि घृत इत्यादि जो मृदु स्नेह है अथवा कोमल द्रव्यों का कल्क या क्वाथ है अथवा गाय या बकरी का दूध है या सिंपल प्लेन वाटर यानी जल के साथ भी शमन नस्य किया जा सकता है। आगे देखिए जल द्वारा जो नस्य का प्रयोग किया जाता है ये विशेषतः योगाभ्यास करने वाले जो है योग क्रियाएं उसको जल नेति कहते हैं, लेकिन उसमें भी ड्रॉप्स जैसा नस्य का प्रयोग नहीं होता, उसमें ज्यादा जल का प्रयोग होता है, इसलिए नेति क्रिया को हम जल का नस्य तो वैसे डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से यह विचार ठीक है। आगे जो बताए हैं वो नस्य के भेद हैं और वो प्रमुख भेद जो है मर्श और प्रतिमर्श ऐसे बताए। ये जो द्रव दिया जाता है या नस्य द्रव्य है उसकी मात्रा के ऊपर यानी डोजेस के ऊपर ये भेद है। सबसे पहले स्नेहन नस्य यानी बृहन नस्य जो है वो मात्रा भेद से दो प्रकार का है, यानी हमने तीन प्रकार देखे विरेचन, बृहन और शमन। उसमें से जो बृहन है वो प्रायः स्निग्ध द्रव्यों का होता है, उसके दो उप प्रकार है ऐसे हमने जानना चाहिए, और वो है उप प्रकार डोजेस पे या मात्रा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो है मर्श और प्रतिमर्श। जो पहला प्रकार विरेचन देखा हमने, विरेचन टाइप ऑफ नस्य है, उसके दो उप प्रकार है अवपीड या अवपीडन और दूसरा है धमान अथवा प्रधमन। तो इसका अर्थ क्या होता, अवपीडन नस्य यानी क्या है, पीड़ा यानी निचोड़ना। तो कोई भी औषधि कल्क जो भी युक्त है हमें चाहिए वो बना के उसको अच्छे से निचोड़ के यानी
उसको क्या बोलते हैं मराठी में हम बोले दबाकर, उसका जो द्रव निकलेगा वो रस अगर प्रयुक्त किया जाता है या वो दबाकर क्वाथ अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो उस प्रकार के नस्य को अवपीड़क नस्य कहेंगे। और शिरोविरेचन टाइप नस्य का दूसरा प्रकार जो है धुमान या प्रधमन नस्य, तो उसमें औषधि चूर्ण नासिका में फूंका जाता है। जैसे तपकीर गांव में लोग कुछ कुछ लेते हैं, शहर में भी लेते हैं और सूंघते हैं जोर से, तो वो पाउडर फॉर्म में रहते हैं, महीन सूक्ष्म चूर्ण रहता है, उसको सूंघते हैं, तो उसको भी प्रधमन नस्य कहा जाएगा। अर्थात यहाँ पे अभी धुमान जो नस्य बताया उसका आगे वर्णन आया है, धुमानम विरेचन चूर्णो युंजातम मुखवायुना, यानी ये जो धुमान या प्रधमन नस्य है उसका प्रयोग यहाँ पे डिटेल में बताया है कि कटफल, यह एक औषधि है, उसका फल है कटफल, औषधि वनस्पति है, इत्यादि द्रव्यों का कपड़छन चूर्ण, यानी बहुत ही सूक्ष्म चूर्ण, 6 अंगुल लंबी एक नलिका या नाली दोनों ओर छिद्र हो, उसे मात्रानुसार औषध चूर्ण उसमें भरा जाता है और नासिका छिद्र में डालकर दूसरी ओर से फूंक कर भीतर प्रवेश करा देते हैं, तो वह चूर्ण नासिका छिद्र के भीतर पहुंचकर सिर के वात कफ इत्यादि दोषों को बाहर निकालता है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सूंघनी यानी तपकीर सूंघते हैं उसे भी कहेंगे अभी, इसलिए कुछ यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नस्य के लिए खास करके ये 2 नालिका वाली जो नली है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो फोल्डर को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, देखते हैं। तो आधुनिक काल में इसको इस प्रकार से भी देखेंगे। ओके, देखिए अभी इससे पहले की फिगर मैं आपको दिखा देता हूं तो ध्यान में आसानी से आएगा। तो ये चित्र है उसका, तो ये तो 2 उसको अरेंजमेंट्स है यहाँ पे, और ये नासिका में जाने वाली अरेंजमेंट है, यहाँ से पाउडर नीचे डालेगा और यहाँ से आप ब्लो करोगे, मुंह से भी ब्लो कर सकता है थेरेपिस्ट या फिजिशियन, तो इस प्रकार से वो अंदर औषधि चूर्ण जो है वो बिखर जाएगा और फिर उसके परिणाम जिस जिस जगह पे एरो दिखाए ब्लू और रेड वहां पे थोड़े से दिखाई देंगे। ठीक है, तो आगे और एक मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। हाँ, आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सिंपल चीज है, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने अपने अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में भी पंचकर्म विभाग में काम करता था तब यूज किया है। ये जो नीचे बलून दिख रहा है देखिए, और ये इसका ग्लास का यानी कांच का एक पॉट रहता है, उसको 2 नलियां रहती है और ये फ्लेक्सिबल, उसको कैथेटर जैसी नलियां यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ एक जगह उसको बलून रहता है, इसमें अंदर ये नली निकाल के यहाँ पे पाउडर डाल दो आप, और ये दूसरी साइड जो है वो नाक में रुगन के जाएगी और जोर से ये दबाना है बलून, तो यहाँ का वो एयर प्रेशर यहाँ जाएगा और यहाँ से वो पाउडर छिटक के नाक में चली जाएगी। तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग मैंने अपने अष्टांग आयुर्वेद हॉस्पिटल में 99 से लेके 2006 तक बहुत अच्छे से प्रदमन नस्य का किया है, और बहुत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट जैसा यहाँ पे उपयुक्त रहता है। हालांकि आज के व्याख्यान का विषय नहीं है, फिर भी अगर बहुत ही पुराना सर दर्द है और तीव्र सर दर्द है तो सूतशेखर जो वनस्पति नहीं है, एक्चुअली रसौषधि है, उसको पाउडर, महीन पाउडर करके भी हमने फूंका है और तीव्र पित्त शिरशूल इससे कम हमने बहुतों बार किया है, मैं खुद भी उसका एक्सपीरियंस ले चुका। ठीक है, तो इस प्रकार प्रधमन नस्य में अरेंजमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि नस्य को जो चेयर यूज की जाएगी वो थोड़ी ऐसी रिलैक्सिंग रहेगी, एक तो इस पोजीशन में रहेगी या पूरा रुग्ण को लिटाएगी, इस प्रकार से भी व्यवस्था है। और मैं आगे एक ट्यूब आपको दिखाने वाला हूँ यूट्यूब, उसमें आप घर के अरेंजमेंट से भी ओपीडी में करवा सकते हो, जो भी आपके क्लिनिक में व्यवस्था है उससे या हॉस्पिटल में व्यवस्था है उससे। आगे जाएंगे तो इस प्रकार से प्रधमन नस्य जो है वो इस प्रकार से फूका जाता है। और मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड दिखाना चाहता था, 1 मिनट। हाँ, ये उसकी व्यवस्था है, देखिए। तो ये जो नलियां है ये 2 नलियां है, और इन दोनों नलियों में से ये एक नली में आप फूंकेंगे और दूसरे ये इस और से ब्लो से हो जाएगी। तो इससे तो अच्छा मुझे ये इंस्ट्रूमेंट लगा
जो मैंने अपने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, और ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रधमन नस्य के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। या यह भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सिंपल एक क्या बोले, थोड़ा थिक ऐसे आप पेपर की एक नली भी बना सकते हैं, और नली में चूर्ण डाल के वो भी आप ब्लो कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल होममेड इंस्ट्रूमेंट या इंस्टेंट मेड इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे प्रथमन नस्य के बाद जो बताया है वो नस्य की मात्रा में चर्चा की है, मात्रा के ऊपर। तो वो मात्रा जो बताई है वो विशेषतः जो बताई है वो बिंदु, यह यूनिट उसमें यूज किया है। तो नस्य के योग्य किसी द्रव में प्रदेशिनी यानी तर्जनी, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसके दो पर्व यानी दोन पैर मराठी मध्ये डुबाकर जो बूंदे निकलती है, तो एक उसका प्रमाण जो है वो एक बिंदु रहेगा। यानी दो पर्व उसमें डुबाएंगे आप, और दो पर्व डुबाने के बाद जो बाहर निकलेगा उस आकार का जो है उसको एक बिंदु कहा जाएगा। आया ध्यान में? तो ये हो गई नस्य की बिंदु यह मात्रा का विवेचन। देखिए एक हमें यह हमें एक मिला है अच्छा सा फोटो, तो रेडीमेड फोटो ही हमने लिया है एक जगह से। तो जो आप दो बूंदे, दो पैर बुढ़ा डुबाओगे उस द्रव्य में, और फिर बाहर उसको निकालोगे, और फिर जो साइज का ड्रॉप निकलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसको एक बिंदु कहेंगे, और उसको लगभग वो 0.5 ml रहेगा। ठीक है, उसके जो प्रमाण है वो। तो यह इस श्लोक में विशद किया है किसको कैसे क्वांटिटी में हमने उसको देना है। तो बिंदु किसे कहेंगे वो देखा हमने। उसके परिमाण से मर्श जो नस्य है, पहला जो प्रकार बताया स्नेहन नस्य का, या उसमें सबसे पहले बताया है कि उत्तम, मध्यम और हीन मात्रा। तो उत्तम मात्रा 10 बूंदे है, मध्यम मात्रा जो है वो 8 बूंदे है, और हीन मात्रा जो है वो 6 बूंदे है। तो ये टोटल दो नासिका का 10, देन उसके बाद में जो बताया 8 और फिर 6, यानी 10 माने 5 राइट नॉस्ट्रिल में, 5 लेफ्ट नॉस्ट्रिल में। ठीक है, 8 जो बताई हो 4 लेफ्ट में, 4 राइट में, और 3 लेफ्ट राइट में, जो हीन मात्रा जो। इस प्रकार से मर्श नामक जो नस्य है उसकी मात्राएं बताई है। ऊपर विरेचन तथा शमन नस्यों की मात्रा जो बताई है, कल्ख, क्वाथ, जल, इन सभी के बारे में उक्त मात्रा क्रम जो है वो दो संख्या कम करके यूज करनी चाहिए। यानी अगर वो शमन नस्य या प्रतिमर्श तरफ से हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले देखा था कि ये जो मर्श और प्रतिमर्श जो है वो ब्रूहन या स्नेहन नस्य के प्रकार है, तो उसको छोड़ के वहां पे स्निग्ध द्रव्य यूज किया जाता है। अगर आप किसी कल्क, ठीक है, या फिर अवपीड़क, किसी को आप अवपीड़क यानी किसी वनस्पति का, आपने फ्रेश वनस्पति का कल्क किया है और उसको दबा के पीड़न करके उसका जूस निकाल रहे हो या काढ़ा यूज कर रहे हो, तो वो जो 10, 8 और 6 बिंदु, यह जो प्रमाण बताया है बृहन नस्य या मर्श नस्य के लिए, उसको -2 करना है हर जगह। तो उसमें हो गए 8 बिंदु जो हो गए वो उत्तम मात्रा या मैक्सिमम डोज, 6 बिंदु जो है वो मॉडरेट या मध्यम मात्रा, और हीन मात्रा हो गई 4 बिंदु। तो यह समझना है। उससे आगे जाएंगे नस्य किसको देना है या नस्य किसको नहीं देना है उसकी चर्चा। तो सबसे पहले नस्य क्यों अयोग्य व्यक्ति, अनसुटेबल पर्सन, उसकी पहली तालिका या लिस्ट देखेंगे। तो वो यहाँ पे डिटेल में आई है। तो यह बताया है इसमें नस्य कर्म का प्रयोग किनमें ना करवाए। तो सबसे पहले अभी अभी जलपान यानी पानी जिसने पिया है, मद्यपान किया है, जिसको दूषी विष यानी गर विष, यानी जिसे हम कहते हैं कि भाई अन्न विष यानी अजीर्ण, उस वह अगर उसको है, तो शिरस्नान जिसने अभी किया है, जो नहाने के लिए तुरंत अभी जाने वाला है, उन व्यक्तियों में नहीं देना चाहिए। और फिर रक्तमोक्षण जिसका हुआ है, प्रतिशाय जिसको है, जिसको मलमूत्र का वेग आ चुका है, ऐसे व्यक्ति को, सूतिका को, सूतिका यानी ऐसी स्त्री जिसकी डिलीवरी या प्रसूति हो गई है,
तो उसको सूतिका कहेंगे। ठीक है, तो श्वास जिसको है, अस्थमा, कास है, खांसी है, वमन विरेचन अभी अभी जिसका हुआ है, अभी बस्ती प्रयोग किया है, और विशेषतः वर्षा ऋतु के अतिरिक्त, वर्षा ऋतु में बादल है तो आप दे सकते हो नस्य, लेकिन वर्षा ऋतु के सिवाय अगर अन्य ऋतु में बादल है तो ऐसी स्थितियों में नस्य बिल्कुल ही नहीं कराए। ठीक है, क्योंकि उससे व्यापत हो सकते हैं इसलिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी आ जाती है तो बादल भी है या इनका सारी स्थितियां भी है, तो ऐसे इमरजेंसी में हम कुछ कुछ जगह पे नस्य कर सकते हैं। ऐसा अन्यत्र आत्ययिकात व्याधि, यानी आत्ययिक स्थिति, इमरजेंसी छोड़ के, यानी इमरजेंसी में आप नस्य कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो, इसका यह अर्थ सिंपल है। अभी नस्य का योग्य काल, यानी नस्य कब आपने देना है, तो विशेषतः कफज रोग में प्रातः काल, पित्तज रोगों में दोपहर में, और वातज रोगों में सायंकाल में। तो ये बहुत ही आसानी से आप ध्यान में रख सकते हो। जो वात पित्त कफ की वयोरात्रि भुक्तानाम त्यंतम अध्याधिक क्रमात, ये जो फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस है या ज्यादा दोष जिस समय में होता है, वह उसका नस्य के योग्य काल है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है, निरोगी व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को नस्य प्रयोग करते वक्त शरद, वसंत और ऋतुओं में प्रातः काल, शीतकाल में दोपहर में, और शरद ऋतु विशेषता ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल, और वर्षा ऋतु में कब करना चाहिए, जब धूप निकलती है, ऐसा जब टाइम होगा तो उसको नस्य सेवन करना चाहिए। तो यह बिल्कुल एक जनरल बोल सकते हैं कि किस स्थिति में नस्य ज्यादा उपयुक्त होगा, ऐसा हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप ये स्थिति ना है, और आज के व्यवहार में आप देखें तो क्लिनिक को जब भी स्टूडेंट नस्य के लिए रुग्ण आएगा तभी आप उसको दे सकते हो। इतना समय आपने अगर जांचने की कोशिश करी तो शायद उसको हम नस्य ना दे पाए। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल है, जहां जहां जरूरी है और आवश्यक है और उसकी फिजिबिलिटी भी है, तो जरूर आपने ये शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। विशेषतः आगे जो बताया है यहाँ पे श्लोक में, वाताभिभूते शिरसि इद्मायाम अपतान के, इस श्लोक का यह मतलब है कि विशेषतः रोगानुसार नस्य का यहाँ पे प्रयोग बताया है। तो शिर प्रदेश में वात दोष का प्रकोप है, हिक्का व्याधि है, अपतानक है, मन्यास्तंभ या स्वर भेद है, ऐसी स्थितियों में प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय उस व्यक्ति को नस्य देना चाहिए। और ये व्याधि छोड़ के और कुछ व्याधियां हैं तो एक दिन का अंतर देकर नस्य कराए, यानी डेली नस्य नहीं बताया अन्य व्याधियों में, सिर्फ यही व्याधि है जिसको सुबह और शाम बताया है, और बाकी सब व्याधियों को अल्टरनेट डे बताया है। ठीक है, यानी एक दिन बीच में छोड़ना है जिसमें नस्य नहीं देना है। तो शिर प्रदेश में वात दोष का प्रकोप, हिक्का, अपतानक, मन्यास्तंभ, स्वर भ्रंश। तो अपतानक क्या है, तो एक प्रकार की विशिष्ट वात व्याधि है जो माधव निदान ग्रंथ में स्वतंत्र व्याधि रूप से जिसका वर्णन हमें मिलता है। अभी आगे बताया सप्ताहम च तदाचरेत, एकाह अंतरम अन्यत्र सप्ताहम च तदाचरेत। ठीक है, ये तो एकाहंतरम अन्यत्र सप्ताहम च, तो सप्ताहम च तदाचरेत यह हम देखने वाले हैं अभी। इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल उसका मीनिंग है कि नस्य का सेवन जो है वो 1 सप्ताह तक करना है। कितने दिन देना है, तो 7 दिन देना है। अब जो मैं बताने वाला था कि अष्टांग संग्रह में कुछ चीजें जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से विस्तृत वर्णन की है, उसका यही उदाहरण मैं देना चाहता था आपको कि अष्टांग संग्रह यानी वृद्ध वाग्भट ने सूत्र स्थान के 29वें अध्याय में इसी के बारे में बताया है। वह कहते हैं कि नस्य का प्रयोग अगर वह व्यक्ति करता है या आप कराते हो, तो जब तक उसको सम्यक योग के लक्षण ना दिखाई दे, तो वो 5 दिन में दिखे, 7 दिन में दिखे, या उसके लिए 9 दिन लगे, तब तक अपने आपने नस्य करना चाहिए या कराना चाहिए।
ये जो तर्क संगत बात है यह हमें वृद्ध वाग्भट में दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि स्वल्प वाग्भट या लघु वाग्भट जो है वो कुछ गलत कहते हैं, लेकिन संग्रह में ये चीज और बताई है कि सम्यक योग जो है वो सबसे पहले आपने देखना चाहिए, और वो जब भी निर्माण होगा सम्यक योग के लक्षण, तभी आप वो समुचित योग्य प्रकार से नस्य हुआ है और तब उसको आपने रुकवाना है। अष्टांग हृदय में भी सम्यक योग इत्यादि लक्षण बताए हैं, आगे हम देखेंगे 24वें और 25वें श्लोक में। तो अभी देखते हैं नस्य विधि। ठीक है, तो उसको कैसे करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने चूज किया है इंटरनेट के ऊपर से, तो आप देखिए उसको पहले। तो सबसे पहले पहली स्टेप है कि आपने जो ऑयल या क्वाथ या रस है उसको गर्म करना पड़ेगा पहले। तो ये कांच की बोतल है, इसलिए जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें गर्म पानी में वो बोतल रखिए। ठीक है, दूसरी स्टेप है तो उसमें रुग्ण को बेड पे लिटाना है। ठीक है, उत्तान स्थिति में कोष्ण तेल जो है उसको स्थानिक स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म, यह हम देख रहे हैं। तो नस्य में भी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ऐसे 3 हमें विभाग करने पड़ते हैं। और उसमें से अभी जो चल रहा है वो लोकल एरिया को, यानी फोरहेड, नेजल एरिया, देन जाइगोमैटिक साइनस और मैक्सिलरी साइनस एरिया, टेम्पोरल रीजन, ईयर्स, इनको पहले हम स्नेहन करेंगे जब भी आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में उस व्यक्ति को स्वेदन भी करना जरूरी होता है। तो ये स्टेप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, और मुंह जो है वो खुला करने के लिए कहा है। स्वेदन की इस वीडियो में स्वेदन नहीं दिखाया है, लेकिन स्नेहन के बाद स्वेदन करना जरूरी है। तो स्वेदन कैसे करना है? स्वेदन आप गर्म पानी जो है, गर्म पानी में तौलिया भिगोना है, कॉटन तौलिया, कॉटन क्लॉथ, और उसको थोड़ा सा निचोड़ के ये जो अभी एरिया स्नेहन किए उसी जगह पे स्वेदन भी हल्का हल्का करना है। ये सर का या शिरो प्रदेश है, इसके लिए इसको ज्यादा मात्रा में स्वेदन नहीं करना पड़ता, लेकिन थोड़ा तो स्वेदन पूर्व कर्म के तौर पर करना चाहिए। और यहाँ पे नस्य के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे ड्रॉपर भी यूज करते हैं। अभी यहाँ पे एक शंख छोटा सा यूज किया है। उस वक्त मुंह जो है रुग्ण का वो खुला रखने के लिए कहा है। ठीक है, देखिए 3, 4, 5, 6 बूंदे एक नॉस्ट्रिल में दी और ये दूसरे नॉस्ट्रिल में चल रहा है। ठीक है, तो अगर मुंह बंद रखेगा व्यक्ति तो उसको रुल्लास यह लक्षण ज्यादा दिखाई देता है। अभी ये पश्चात कर्म चल रहा है, नस्य एक्चुअली देना यह प्रधान कर्म है। पश्चात कर्म उस एरिया को फिर से एक बार जो है, आप गले की हलचल देख सकते हो। तो गले में अगर औषधि उतर जाती है, वो गलती से निगल भी सकता है, तो लेकिन उनको यह बोलना है कि रोक के रखना है आपने। ये पोस्ट प्रोसीजर में उस एरिया का दोबारा आप स्नेहन करेंगे, यानी उसको मसाज करोगे, स्नेहन नहीं मसाज। फिर हाथ और पैर दोनों के जो तलवे हैं उनका घर्षण करना है, यह पोस्ट प्रोसीजर में बताया। ठीक है, अगर रुग्ण को ज्यादा कफ अपने गले में आया ऐसा लगता है व्यक्ति को, तो वो बाहर आएगा और उसको स्पिट करेगा, थूक देगा उसको। ठीक है, और उसके बाद में अगर बार बार उसको वैसे लगता है तो गर्म पानी का भी गार्गलिंग वह व्यक्ति कर सकता है। ओके, देखिए ये जो है गर्म पानी गार्गलिंग के लिए दिया है, तो ये पश्चात कर्म में आएगा। यह हमने कर्टसी लिया है आयुर्षी, जो आयुर्वेद चेन्नई सेंटर है वहां से। ठीक है, तो यहाँ तक हमें उसको देखना था, तो हम यहाँ उसको रुकवाते हैं। ठीक है,
आगे जाएंगे, यही नस्य विधि जो देखी है हमने अभी व्यावहारिक पद्धति से, तो इसको ग्रंथकार कैसे बताते हैं उसके बारे में अभी हम विचार करेंगे। स्निग्ध स्विन्न उत्तमांगस्य, यहाँ से तो नस्य का पूर्व कर्म पहले बताया है। नस्य का प्रयोग कराने से पहले शिर प्रदेश का स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए। उसके बाद अन्य आवश्यक कार्य, यानी अगर उनको अधारणीय वेग उपस्थित हुए हैं जैसे मलमूत्र, उनका त्याग करना चाहिए। और फिर उसके बाद रुग्ण को ऐसी शैया पे लिटाए व्यक्ति को जहां सीधे हवा का प्रवेश ना हो। जब वह भली भांति लेट जाए तो उसको शिर प्रदेश का स्वेदन करा के उसे निम्नलिखित विधि से नस्य प्रयोग करे। अभी एक्चुअल ये पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म बताया है। नस्य देने के लिए उस व्यक्ति को चित लिटाकर उसके हाथ पांव फैला दे, जैसे हमने उस स्त्री के बारे में देखा था अभी जो हमने वीडियो देखा। अभी ये चेयर के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो चेयर पे जो ये व्यक्ति सोया है, उसको यहाँ हम इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है, तो ये नस्य चेयर है, सिंपल टेबल भी अभी जैसे देखा आपने वीडियो में वैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो विशेषतः हाथ पैर को जो है वो रिलैक्स रखे और सिर को थोड़ा झुका दे। पहले नासिका के छिद्र को ढककर दूसरे छिद्र में, यानी जिस नासिका में हमें औषधि डालनी है उसके सिवा अन्य नासिका को बंद रखना चाहिए। उस छिद्र को ढककर पहले वाले छिद्र में औषध डाले। नासिका में डालने योग्य औषध द्रव को किसी पात्र में रखकर उसे गर्म पानी वाले पात्र में रखकर गुनगुना करे, यानी उसको इनडायरेक्ट हीट देना है। अगर आप कोई भी औषध द्रव्य, खास करके सिद्ध औषध या प्लेन तिल तेल भी या कोई भी तेल अगर आप गर्म करते हो डायरेक्ट हीट के ऊपर, तो उसके औषधि तत्व गुण जो है वो जल जाते हैं, और इसलिए उसको इनडायरेक्ट हीट यानी हॉट वाटर बाथ में रख के ही देना चाहिए। और फिर उस गुनगुना तेल को नाली से या विशिष्ट रुई का पिचू लेके उसको नाक में डाले। आप ड्रॉपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ किस जगह पे जो दूसरे भी कुछ सिंपल से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने एक चित्र आपके लिए निकाला था, शायद वो अगर मिस नहीं हुआ है तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें वो अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यस, ये देखिए इसमें ड्रॉपर है, सिंपल ड्रॉपर यूज किया है, ओके, नस्य के लिए। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो ताकि हाइजीन मेंटेन रहे और कोई भी और संसर्ग या रुग्ण को भी लेते वक्त उसमें कुछ घिनौनापन महसूस ना हो। तो यह भी पंचकर्म की चिकित्सा करते वक्त बहुत ही आवश्यक है कि पंचकर्म का चिकित्सालय इंस्ट्रूमेंट जो है या वो थेरेपी रूम, बाथरूम, टॉयलेट्स, ये क्लीनलीनेस बहुत ही आवश्यक है, जो आज मेंटेन करना बिल्कुल ही प्रोफेशनलिज्म के दृष्टि से अत्यावश्यक है। ये गंदा पंचकर्म सेंटर या जहाँ पे तेल के धब्बे लगे हैं, ठीक है, बेडशीट में तेल लगा हुआ है, ऐसा अगर किसी का चिकित्सालय या हॉस्पिटल है तो उसमें रुग्ण जो है वो सारे रुग्ण जो है वो उसको प्लेजेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही आवश्यकता है। स्वच्छता जहाँ पे है वहाँ आरोग्य भी जल्दी आएगा। इसमें आपने श्रद्धा या विश्वास रख के उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। औषध द्रव को डाल देने के बाद आप पांव के तलुओं को, कंधों को, हथेलियों को, कर्णपालियों को मसलते रहे, जैसे हमने वीडियो में देखा। इस बीच उस व्यक्ति को औषध द्रव को ऊपर की ओर खींचे, यानी वो ऐसे जोर से सांस जैसे लेते हैं ना, ऐसे उसको खींच भी सकता है। और दोनों नासापुटों के मल को, दोनों मल के यानी उसको थोड़ा सा मसाज करके और तब निकाले जब तक पूरा औषध द्रव निकल ना जाए, यानी उसको थूकना है। इसी विधि से 2 या 3 बार उक्त औषध द्रवों को नासापुटों में डाले। यह मर्श निधि नस्य की विधि है। यानी ये अच्छे से हमें समझ में आया। अभी आगे जो बताई है, इस स्थिति में कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है, ऐसा हो सकता है। तो इफ इट हैपन्स, उस वक्त नस्य का प्रयोग करते वक्त व्यक्ति को मूर्छा, अगर बेहोशी आ जाए तो उसके सिर को बचाकर शेष अंगों में शीतल जल का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। तो जलम आश्वासन करानाम श्रेष्ठा, तो ये जो है वो जल जो है वो देना चाहिए।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और सर छोड़ के बाकी शरीर पे उस पर जल छिड़कना है, तो तुरंत उसको होश आ जाता है। तो स्नेह नस्य जो है वो किस प्रकार से उसको दिया जाएगा उसके बारे में अभी मार्गदर्शन आता है। स्नेहम विरचनस्य अंते दद्या दोषादि अपेक्षया, यानी विरेचन या शिरो विरेचन जो शोधन भी कहते हैं हम उसे, उस नस्य का प्रयोग कब करना चाहिए? वह वात आदि दोष, देश, काल इनका विचार करके फिर विरेचन नस्य के बाद ही स्नेहन नस्य देना है, स्नेह युक्त नस्य देना है। ठीक है, तो शोधन नस्य क्रमशः पहले आता है और फिर उसके बाद में शमन आएगा। ठीक है, तो आगे जाएंगे। नस्यांते वाक्षतम तिष्ठेत उत्ताना, हाँ, तो यह पोस्ट प्रोसीजर बताया। नस्य का प्रयोग कर लेने के बाद वह व्यक्ति वाक्षत परिमित समय तक चित लेटकर उसकी प्रतीक्षा करे, यानी लगभग वाक्शत परिमित, इसका अर्थ यह है कि वो लगभग 3 से 4 घंटे तक 100 सेकंड्स तक उसको करे। अब वाक्शत परिमित इस शब्द का अर्थ जो है, तो अ पीरियड ऑफ अटरिंग 100 सिलेबल्स, यानी 100 बार वो उच्चारण करे, इस प्रकार से उसको ये करना चाहिए। वो हो गया लगभग 3 से 4 मिनट, या हम कहेंगे उसको ऑन एन एवरेज 100 सेकंड्स। ठीक है, तो आगे जो बताया है वो देखिए, स्नेह नस्य के जो सिम्टम्स है सम्यक वो आगे आएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है जिसको बोले धूमम पीत्वा। ओके, तो यह शब्द जो है, यह श्लोक जो है, उसके बाद में विधिवत धूम का पान करावे और गला को शुद्ध करके गुनगुने जल के साथ कुल्ला करे, जैसे हमने वीडियो में देखा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, भगवान धन्वंतरी विशेष करके नस्य शब्द का प्रयोग जो है वो कहाँ करते हैं? तो विशेषतः चिकित्सा स्थान में 40वें अध्याय में उन्होंने इसके बारे में लिखा है। वृत्तवाग्भट नस्य प्रयोग में इस काल में क्रोध, हंसना, बोलना, शरीर के विभिन्न अवयवों को हिलाना ऐसे ना करे, ऐसे कुछ डिटेल्स भी हमें संग्रहकार बताते हैं सूत्र स्थान के 29वें अध्याय में। ठीक है, तो धूमम पीत्वा ये जो बात है, तो ये खास करके धूमपान विधि अलग से है, लेकिन विशेषतः अगर स्नेह नस्य, बृहन नस्य के बाद गले में अगर कफ संचिति होती है तो उसको धूम नस्य या धूमपान करवा सकते हैं। धूमपान विधि अलग से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे। अभी सम्यक असम्यक लक्षण के बारे में चर्चा आई है। विशेषतः स्नेहन नस्य जो है उसके समयोग के लक्षण बताए हैं 23वें श्लोक में। सम्यक स्निग्धे सुखोच्छ्वास स्वप्न बोध अक्षपाटवम, ये बताए हैं श्वास प्रश्वास, यानी उसका रेस्पिरेशन जो है वो सुखपूर्वक करता है, निद्रा भली भांति उसको आती है, उस सुखपूर्वक वो जगता है, सुखपूर्वक वह सोता है, यह उसके जनरल लक्षण बताए हैं। और खास करके श्रोत्र इत्यादि जो ज्ञानेन्द्रिया है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, वो अपने विषयों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकती है। आगे बताया है, अगर आपने स्नेह नस्य प्रमाणतः नहीं दिया, उसका अयोग यानी हीन योग हुआ है, तो उसको रूक्ष नस्य कहा गया है। तो वो लक्षण क्या है? तो आंखों में जकड़न, नासिका छिद्र एवं मुख प्रदेश में सूखापन और शिरक प्रदेश में सूनेपन का अनुभव होता है। तो इसलिए ग्रंथ में जो मात्रा बताई है 10 बूंद है, ठीक है, 8 बूंद है, 6 बूंद है, इतनी डालनी ही चाहिए। इसलिए मुझे बहुत ही हंसी आती है जब कुछ लोग कहते हैं हाँ 2 बूंदे डाल दो, तो 2 बूंद से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो कम से कम अगर हीन मात्रा भी कहे तो उसको एक नॉस्ट्रिल में 3 बूंद इतनी है, इसलिए हम हीन मात्रा यूज नहीं करनी चाहिए। हालांकि मध्यम मात्रा श्रेष्ठ मात्रा है, तो वही ठीक रहेगी, यानी 4-4 बूंदे। इन 1 बूंद या 2 बूंद ये हास्यास्पद है। अभी आगे बताया है वह विरेचन नस्य का सम्यक प्रयोग बताया है। उससे भी पहले स्निग्धेति, ठीक है, वो अति स्नेह लक्षण अगर जो है, अति स्नेह नस्य का अति योग बताया है। वो है नासिका में खुजली होना,
भारीपन, नासिका तथा नेत्रों से लगातार स्राव आना और भोजन के प्रति अरुचि और बहुत ही सर्दी, ज्यादा तरीके से सर्दी, जिसमें बिल्कुल नासा जो है वो बंद हो जाती है, पीनस, ऐसा वहां पे कहा है। आगे जाएंगे, सबसे अच्छे यानी गुड टाइप ऑफ विरेचन नस्य या शोधन नस्य सम्यक योग कैसे बताया है, तो आंखों में हल्कापन, मुख की शुद्धि और स्वर में स्पष्टता। आगे उसके बाद बताए हैं, यह जो बताया है, एक मिनट, दुर्विरक्ते यानी ये जो विरेचन नस्य है वो अगर गलती से हो गया तो दुर्विरिक्ते गदोद्रेका, इसका अर्थ है विरेचन नस्य का अगर मिथ्या योग हो गया तो रोगों, जिस रोग के लिए वो दे रहे हैं वो रोग बढ़ जाएगा। और विरेचन नस्य का अगर हीन योग यानी कम दिया है आपने, तो उस व्यक्ति के शरीर में दुर्बलता या कृशता आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया है। अभी नस्य के वक्त जैसे वमन, विरेचन, बस्ती के बारे में हमने देखा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बर्ताव करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें अष्टांग हृदय में वो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के 29वें अध्याय में और 25वें अध्याय में खास करके यह चीज बताई है कि स्नेह विधि का जब सभी कार्य पूरा हो जाए तो उस व्यक्ति को स्नेहोक्त आचार का पालन करना चाहिए, यानी स्नेहपान के जो नियम है वही नस्य के बाद भी यूज करने चाहिए, यह उसका मतलब हुआ। ठीक है, तो ये संग्रह का जो है वो मत मैंने बता दिया आपको। आगे बताया है प्रतिमर्श नस्य के बारे में। तो प्रतिमर्श, ये जो सब हुआ वो मर्श नस्य हुआ, जिसकी मात्रा 10 बिंदु, 8 बिंदु, 6 बिंदु, उत्तम, मध्यम, हीन मात्रा है। अभी दूसरा जो टाइप है प्रतिमर्श नस्य, ऐसे उसको कहा है, मात्रा की दृष्टि से ये दो भेद है। तो वो किसे देना चाहिए, प्रतिमर्श नस्य किसमें देना चाहिए, तो उरक्षक, कृश, बालक, वृद्ध, सुकुमार व्यक्तियों को देना चाहिए। और खास करके इसको वर्षा काल में भी हम करा सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष नस्य वर्षा काल में भी कराना है, मर्श के नियम तो हमने सब देख लिए। अभी किसे प्रतिमर्श नस्य नहीं देंगे उसका निषेध यहाँ पे बता दिया है। दुष्ट पीनस यानी बहुत ही क्रॉनिक तरीका का राइनाइटिस जो है, इसमें जल्दी सर्दी पक गई है, ऐसी स्थिति में मद्यपान किया है, मदात्य विकार हुआ है, कर्ण के विकार है, शिर प्रदेश में कृमि उत्पन्न हो गए हैं और बढ़े हुए या उत्कृष्ट दोष है, ऐसे स्थिति में प्रतिमर्श नस्य नहीं देना है। क्यों, क्योंकि प्रतिमर्श नस्य की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे मैंने बताया 1 या 2 बूंद, उससे क्या होगा, तो वह एक इन रोगों को अच्छे से शमन नहीं कर पाती या क्योर नहीं कर पाती, इसलिए प्रतिमर्श नस्य जो है वो निषिद्ध कहा है। फिर प्रतिमर्श नस्य किस लिए उपयुक्त है, तो उसके टाइम भी बता दिए, कब कब प्रतिमर्श नस्य यूज करना चाहिए उसको पहले देखेंगे कि 15 काल बताए हैं। तो आप बताओगे दिन भर प्रतिमर्श नस्य ही करते रहे, इस प्रकार से है। तो पहला रात्रि के अंत में, दिन के अंत में, भोजन के अंत में, वमन के अंत में, दिन में सोकर उठने के बाद, मार्ग चलने के अंत में, परिश्रम के अंत में, स्त्री सहवास के अंत में, सिर में अभ्यंग कराने के अंत में, कवल धारण के अंत में, पेशाब करने के बाद उसके अंत में, अंजन लगाने के बाद, मल त्याग करने के बाद, दंत धावन करने के बाद, हंसी मजाक करने के बाद, और उसकी मात्रा बताई है 2 बूंद। ठीक है, 2 बूंद जो है वह नस्य प्रतिमार्श है, तो उसको लेना है। तो ये हो गए 15 का। तो वात प्रकोप ना हो और आपका आरोग्य स्वास्थ्य अच्छा हो, इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति ने, जैसे बस्ती में मात्रा बस्ती विदाउट एनी नियम का या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए आप ले सकते हो, उसी तरीके से ये प्रतिमर्श नस्य जो है इसके लिए ज्यादा आपने नियम या चीजें देखने की जरूरत नहीं होती, और इसलिए ये आप दिनचर्या जैसा ले सकते हो और दिन में कभी भी ले सकते हो। 15 का दिन के बताए। ठीक है, तो प्रतिमर्श नस्य से क्या लाभ होगा वो भी आप देख लीजिए। इसमें बहुत ही लाभदायक विशेषता यह है, हालांकि विशेषतः, एक मिनट,
श्लोक नंबर 29 चाहिए मुझे। तो ये हो गए। क्या होगा खास करके विशेषतः प्रतिमर्श नस्य का लाभ क्या होगा? तो 5 कालों में नस्य लेने, ऊपर जो बताए हैं 15 काल, उसमें से 5 काल भी आपने ले रहे तो क्रमशः अगले 3 कालों में नस्य का प्रयोग अगर वह करे, 5 काल में करे तो श्रोतों की शुद्धि होती है, 3 कालों में करें तो क्लम यानी थकावट नाश हो जाता है, 5 कालों में नस्य का सेवन अगर वह करता है पुनः तो दृष्टि की शक्ति बढ़ जाती है। और आगे शेष जो बताया है 14वां और 15वां काल, तो उसमें करने से क्रमशः दांतों की स्थिरता आती है और वात दोष की शांति होती है। और वृद्ध वाग्भट ने भी 1 या 2 बूंद यही मात्रा प्रतिमर्श नस्य की स्वीकार की है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि 15 जो काल है उसके अलग अलग से उसके लाभ है। पहले 5 जो है उसमें स्रोतों की शुद्धि, उसके पास है 6 में से 9 तक है उससे थकावट दूर होती है, आगे जो है 10 से 14 तक या 13 तक वो जो है वो किस लिए उपयुक्त है? दृष्टि यानी आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए, विजन अच्छी करने के लिए। और फिर 14वां और 15वां जो है वो दांतों की स्थिरता या वात दोष की शांति के लिए। तो ये बात जो है हमने ध्यान में रखनी है। आगे अवस्था का विचार करते हुए इस श्लोक में बताया है प्रायः 7 वर्ष की अवस्था के पहले और 80 वर्ष की अवस्था के बाद मर्श का नस्य नहीं करना चाहिए, मर्श टाइप का नस्य। 18 वर्ष की अवस्था से पहले धूमपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए और 5 वर्ष की अवस्था के पहले कवल का उपयोग यानी जिसे हम गार्गलिंग कहते हैं उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और 10 वर्ष की अवस्था के पहले और 70 वर्ष की अवस्था के बाद में शोधन यानी विशेषता वमन, विरेचन, सिरावेद इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए पंचकर्म कब करना है और कब नहीं करना है उसका हमें यहाँ पे इन जनरल जो गाइडलाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे वाग्भटाचार्य जी ने बता दी। उसके आगे ये जो श्लोक है आजन्म मरणम शस्ताः प्रतिमर्षस्तु बस्तिवत्, इस श्लोक में प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कर सकते हो। यानी ये प्रतिमर्श का महत्व है कि इसको आप काल मर्यादा या वयो मर्यादा नहीं है। इसी तरह मात्रा बस्ती का भी प्रयोग आप जो जीवन भर है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ बता प्रतिमर्शस्तु बस्तिवत् मर्षावच्च गुर्यान् कुर्यात् सही नित्योपसेवनात्, इस प्रकार से उसका महत्व बता दिया। तो प्रतिमर्श नस्य यदि प्रतिदिन सेवन किया जाता है तो वो मर्श नस्य के समान गुणदायक है, मात्रा कम है लेकिन आप उसको ज्यादा समय तक प्रोलॉन्ग यूज अगर करते हो तो मर्श नस्य की तरफ उसके गुण आपको प्राप्त होंगे। किसी प्रकार की आहार विहार आदि का बंधन नहीं रहेगा, इसीलिए आप जो है मर्श नस्य के समान रोगों की उत्पत्ति जो है वो उसमें नहीं हो सकती, यानी मर्श नस्य जैसे ही रोगों में वह उपयुक्त है। तो कब अगर मर्श नस्य प्रतिमर्श नस्य आप प्रोलॉन्ग यूज करते हो। आगे बताया है तैलम एवच नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शस्यते, यानी अगर प्रतिदिन दिनचर्या जैसा आपको रोज लेना है स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिमर्श टाइप का जो नस्य है तो उसके लिए सबसे अच्छा तेल है। तो तेल की प्रशंसा करते हैं तैलमेवच नस्यार्थे। अभी तेल इसका मतलब जो है हर जगह जो दिया जाता है तिला जातम तिल तैलम, यानी जो तिल से निकालता है सीसेम सीड से, तो वो जो है वो तेल है। और वो किस लिए उपयुक्त है? तो शिरसा श्लेष्म इस प्रकार से उसके उपयोग बताए हैं, खास करके सिरोगत कफ में वो उपयुक्त है। ठीक है। और 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 किसी प्रकार के स्नेह आप यूज करोगे जैसे घी इत्यादि तो वो कफ कारक है। इसलिए जो शिरस्थान है शिरसा श्लेष्म धामत्वा, यानी शिर जो है वो श्लेष्म यानी कफ का धाम है, इसलिए शिर का यानी श्लेष्मा का जो परम औषध है तेल वह वहां पे यूज करना चाहिए। ठंड या शीत ज्यादातर शीतता है तो उन प्रदेशों में तिल तेल के अल्टरनेटिव सरसप तेल भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल सरसप तेल बहुत लोगों को वो ज्यादा उष्ण हो सकता है, इसलिए तिल तेल जो है वो श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। तो आगे जो बताया है
वो आशुकृत चिरकारित्वम, यहाँ पे मर्श और प्रतिमर्श नस्य के भेद बताए। तो मर्श नस्य शीघ्र अपना फल देता है, अधिक काल तक वह गुणकारक रहता है, और प्रतिमर्श नस्य विलंब से फल देता है क्योंकि उसकी मात्रा कम है, इसलिए उसके कम गुणकारक वो है। यदि मर्श तथा प्रतिमर्श नस्य में परस्पर फलभेद न हो तो कौन आहार विहार के परिहार वाले मर्श नस्य का सेवन करे। ठीक है, इसलिए वह हर एक चीज जो है वो अपने जगह श्रेष्ठ है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार या स्थिति अनुसार मर्श या प्रतिमर्श नस्य का आप उपयोग करो। तो इसी प्रकार स्नेहपान के अच्छपान तथा विचारणा में भेद है, यानी अच्छपान श्रेष्ठ पान है और विचारणा जो है वो अल्टरनेटिव है। ऑप्शन इज ऑलवेज ऑप्शन, सो द बेस्ट वन इज मर्शनस्य, बट द ऑप्शन इज प्रतिमर्श। तो आयुर्वेद भी इसी तरीके से वाग्भटाचार्य जी ने व्यावहारिक चीजें भी बताई है। ऐसा नहीं है कि भाई जो मर्श नस्य नहीं करेगा तो उसने नस्य करना ही नहीं चाहिए, नहीं, उसके लिए है अल्टरनेटिव प्रतिमर्श। तो हर एक के लिए आयुर्वेद जो है वो सुकर है और वो उसकी फल प्राप्त कर सकता है देरी से ही। तो आगे इसी श्लोकों में स्नेहपान के बारे में बता दिया, अच्छपान श्रेष्ठ है, तो विचारणा भी बताई है। रसायन विधान में भी कुटी प्रावेशिक श्रेष्ठ है, लेकिन वातात्विक रसायन भी बता दिया। बस्ती विधान में अनुवासन बस्ती तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन मात्रा बस्ती भी बता दिया। तो इसी के लिए शास्त्रकारों ने जो प्रत्येक विधि के भेदों का वर्णन किया है वह सहेतुक और लाभदायक है, भले ही इन्हीं जगहों पे आपको पथ्य और अपथ्य इनका ध्यान देना अत्यावश्यक है। ठीक है, तो आगे जाएंगे। इसके बाद में जो दिनचर्या विधि में भी बताया है अनुतेल, जो प्रशस्त है प्रतिमर्श पद्धति से, जिसको रोज हम नस्य की तौर पे यूज कर सकते हैं, वो रेसिपी आई है अनुतेल की। और अनुतेल हमेशा आपको एसएक्यू में या 5 मार्क के एसएक्यू में भी पूछा जाता है। तो अनुतेल, यह टिप्पणी आप ध्यान में रखें। अनुतेल निर्माण विधि यहाँ पे बताया है, उसमें औषधियां हैं जीवंती, नेत्रवाला, देवदारू, नागरमोथा, दालचीनी, विटिविरिया जिजार्डारिस यानी वाड़ा, खस, सारीवा, चंदन, दारू हळद, मुळेठी यानी यष्टिमधु, नागरमोथा, अगरू, त्रिफला, बेलगिरी इत्यादि इन वनस्पतियों का समान भाग लेकर उसको जवकूट करे, यानी रफली क्रस्ट फॉर्म जो है वो हर्ब्स का लेना चाहिए, और द्रव्यों के परिमाण से 100 गुना उसको वर्षा का जल के साथ क्वाथ करे। मैंने कहा ना दिव्य जल है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वर्षा का जल उन्होंने बताया, जो बारिश का पानी। पहली 2-4 बारिश हो जाए तो फिर तीसरे और चौथे बारिश का पानी अगर आप आकाश में ही उसको संचय करें पात्र रख के अपने छत के ऊपर, तो वो श्रेष्ठ जल है, उसको दिव्य जल बताया है। उसका प्रयोग यहाँ पे क्वाथ बनाने के लिए प्रशस्त कहा है। जब पकते पकते उसका 10वां हिस्सा शेष हो जाए, यानी 1 क्वाथ शेष करना है, तो उसको फिल्टर छान ले उसको, और उस क्वाथ में 0.5 तेल में बराबर क्वाथ जल तेल में डालकर पाक करे, यानी समान मात्रा में होगे क्वाथ और तेल। इसी प्रकार से 8 बार समान भाग क्वाथ और जल डालकर, यानी क्वाथ भी डालना है और जल भी डालना है और फिर तेल डालना है, इस प्रकार से उसको पकाना है। ऐसे आप 8 बार करना है, और उसके बाद में 9 बार उस तेल का पाक करे। 10वीं बार पाक करते समय क्वाथ के समान बकरी का दूध यूज करे, बकरी का दूध क्वाथ जितना ही यूज करे प्रमाण में, और वह जो तेल तैयार हो जाएगा उसको अनुतेल कहते हैं। और इसका नस्य अत्यंत गुणकारी होता है, खास करके आज जो कॉमन हमें दिखाई देते हैं खलित, यानी जल्दी बाढ़ झड़ना, जल्दी पकना, उसके लिए अनुतेल बहुत ही अच्छा है और 5 इंद्रियों को वह काम करने में सक्षम बनाता है। अभी खास करके अष्टांग संग्रह में इसी अनुतेल के 2 पाठ आए हैं, लेकिन उसमें से जो दूसरा पाठ है और चरक सूत्र स्थान में 5वें अध्याय में आया हुआ पाठ भी जो है वो दूसरा पाठ के समान है अष्टांग संग्रह के, जो यहाँ भी अष्टांग हृदय कारण अभी जो हमने देखा वो बताया है। इसलिए यह जो पाठ है, यानी चरक संहिता में जो 2 पाठ आए हैं उसमें से दूसरा,
यहाँ पे अष्टांग हृदय ने बताया हुआ जो पाठ है वो चरक सूत्र स्थान में जो बताया हुआ 5वें अध्याय का पाठ है उससे मिलता जुलता है, इसलिए वही जो पाठ है वह यूज करना चाहिए। अब इन जनरल नस्य का जो फल है वो क्या है, वह बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, नस्य फल बताते हुए खास करके स्नेहन नस्य इसको लेना चाहिए हमने, तो वह है त्वचा, कंधे, गर्दन, मुखमंडल, छाती, इन सभी एरिया को, अवयवों को वो घन यानी ठोस, उन्नत यानी ऊंचा, प्रसन्न यानी प्रसाद युक्त, सार युक्त, इन अवयवों को बनाता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है और उनके बाल समय से पहले कभी भी सफेद नहीं होते, और यह उसका नस्य का लाभ है। और खास करके बालों के लिए तो कम से कम सभी व्यक्तियों ने नस्य का प्रयोग करना ही चाहिए। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हम यह 20वां जो नस्य विधि अध्याय है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का, उसको यहाँ समाप्त करते हैं। आपके प्रश्न है तो वो जरूर पूछिए।